नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 में प्रयुक्त होने वाली जो मैथमेटिक्स है उसके कुछ सूत्र फॉर्मूलों के बारे में जानकारी लेंगे। देखिए दोस्तों, आपको बहुत सारे फॉर्मूले याद होंगे, आते होंगे, जो छोटी कक्षाएं हैं उनमें आपने पढ़े होंगे। हम उन फॉर्मूलाओं को एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं बस। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर सर्वप्रथम देखेंगे बीजगणितीय फॉर्मूले। जो बीजगणित है उसमें कुछ हमारे भौतिकी में प्रयुक्त होने वाले जो सरल से फॉर्मूले हैं उनके बारे में यहाँ पर जानकारी लेंगे। देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम मैं पहला जो फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर रहा हूँ वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के तुल्य होता है। दूसरा जो फॉर्मूला है वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के इक्वल होता है। इसके साथ में हम देख रहे हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि a प्लस बी इंटू में a माइनस बी के इक्वल होता है दोस्तों। अब यहाँ पर कुछ नए फॉर्मूले और देखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या है, जैसे a प्लस बी का क्यूब, a प्लस बी का क्यूब किसके तुल्य होगा, इसको हम देखिए दोस्तों इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं, a प्लस बी इंटू में a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो हमें पता है ये वाला होता है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्यूब, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a बी स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a स्क्वायर b। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो a स्क्वायर b प्लस बी क्यूब प्लस 2ab स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से a क्यूब प्लस बी क्यूब ये आ गया और ये मैंने लिख दिया है। हमारे पास में ये राशियां बच गई है। इसको हम देखिए 2a स्क्वायर बी यहाँ पर है और एक a स्क्वायर बी यहाँ पर है, तो ये 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर रह जाएगा। इसको हम इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस b। तो a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है उसका फॉर्मूला इस तरीके से होगा दोस्तों। अब इसमें ठीक उसी प्रकार से ही हम क्या देख सकते हैं, a माइनस बी का जो क्यूब है उसको भी देख सकते हैं, जो कि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी के इक्वल होगा। यदि आप इसको भी इस तरीके से सॉर्ट आउट करके देखेंगे, इसको हल करके देखेंगे तो हमारे पास में इसी तरीके से ही इसका सॉल्यूशन प्राप्त होगा दोस्तों। तो यहाँ तक ये फॉर्मूले हैं वो आराम से आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। देखिए, कोई जटिल फॉर्मूला तो यहाँ पर त्रिकोणमिति में यूज में नहीं आता। जो सरल फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। कुछ अन्य समीकरणों की हम बात करते हैं। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या होती है दोस्तों, द्विघात समीकरण होती है a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यदि इस फॉर्म में यदि कोई समीकरण है तो उसको हम द्विघात समीकरण कहते हैं, और इसका जो हल है वो श्रीधराचार्य सूत्र से हम फाइंड आउट करते हैं। इसका जो हल है एक्स बराबर हमारे पास में प्राप्त होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये इसका सॉल्यूशन होता है। ये द्विघात समीकरण है और इसका जो हल है वो x बराबर माइनस में b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a के इक्वल होता है दोस्तों। इसके साथ में हम आप लोगों को बता रहे हैं हमारे काम में आने वाली एक समीकरण है, द्विपद प्रमेय कह रहे हैं। द्विपद प्रमेय क्या है और उसका विस्तार किस तरीके से किया जाता है।
1 प्लस अक्स की घात n, 1 प्लस अक्स की घात n। ये 1 जो अक्स है वो बहुत छोटी वैल्यू है और n इसकी घात है, तो इसका जब विस्तार करेंगे, ये एक श्रेणी है, इसका जब विस्तार करेंगे तो हमारे पास में क्या प्राप्त होगा। देखिए दोस्तों, 1 प्लस एन एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 अक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू अक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये चलता ही चला जाएगा दोस्तों, ये अंत तक चलता रहेगा। ये हमारे पास में है द्विपद प्रमेय, और ये द्विपद प्रमेय है वो भी बहुत बार यूज में आती रहेगी दोस्तों। तो द्विपद प्रमेय को भी आपको ध्यान में रखना है, द्विघात समीकरण का जो सॉल्यूशन है वो भी ध्यान में रखना है। इसके साथ में ये जो फॉर्मूले हैं वो तो बहुत बार यूज में आएंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये बहुत कम बट ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, वैसे ध्यान नहीं है तो भी उसको सॉल्यूशन करने का तरीका हमने बता दिया है दोस्तों। उससे ये बीजगणितीय फॉर्मूले हैं, कुछ थोड़े से फॉर्मूले हैं, आप लोगों को दिमाग में फिट करके रखना है दोस्तों। अब यहाँ पर हम कुछ ज्यामितीय फॉर्मूलों की बात करेंगे। जैसे ज्यामिति के फॉर्मूले हम यहाँ पर देखेंगे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं वर्ग की। वर्ग होता क्या है, 4 भुजाओं वाली एक आकृति होती है जिनकी भुजाओं की लंबाइयां समान तथा प्रत्येक जो भुजाएं हैं वो एक दूसरे के साथ में, 2 भुजाओं के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। यदि एक जो भुजा है वो हम ए कंसीडर कर लें तो यहाँ पर ये जो व्यवस्था है ये वर्ग है, और वर्ग का जो क्षेत्रफल है दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर, यहाँ पर ए है भुजा तो ए स्क्वायर हो जाएगा। वर्ग का जो परिमाप है, परिमाप का मतलब हो गया कि इनकी भुजाओं की टोटल जो लंबाई है वो हो जाएगी 4 इंटू भुजा, और विकीर्ण की लंबाई यदि यहाँ से हम फाइंड आउट करें तो √2 भुजा हो जाएगी। जो विकीर्ण है उसकी यदि हम लंबाई की बात करें तो √2 इंटू भुजा आ जाएगा, क्योंकि इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हम कर्ण की वैल्यू निकालेंगे तो हम यहाँ पर विकीर्ण की लंबाई प्राप्त कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हम देखेंगे आयत। आयत में देखिए दोस्तों क्या होता है, एक भुजा बड़ी दूसरी भुजा छोटी, हालांकि देखिए 2 समांतर भुजाएं तो बराबर होगी, फिर शेष 2 समांतर भुजाएं भी बराबर होगी। ये व्यवस्था इसमें, इसको हम आयत कह रहे हैं। इस भुजा की जो लंबाई है इसको L ले लें, इसको चौड़ाई को हम B ले लें, तो L और B से हमने लिखा है। तो आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, और यहां पर वो है L इंटू B। आयत का जो परिमाप है, परिमाप यहां पर देखेंगे 2 टाइम्स हो जाएगा, L प्लस B का 2 टाइम्स, L प्लस B का दुगुना हो जाएगा दोस्तों। और आयत के विकीर्ण की यदि हम बात करें, यहां पर आयत का विकीर्ण भी पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से आप निकाल सकते हैं, L² प्लस B² का रूट। तो आप लोगों को यहाँ पर आयत का परिमाप क्षेत्रफल समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे वृत्त। देखिए दोस्तों, वृत्त क्या है कि एक बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बहुत सारे बिंदुओं का समूह एक तल में ही होने चाहिए वो बिंदु। तो ये यहाँ पर इससे स्मॉल r दूरी पर एक तल में बिंदुओं का जो समूह है वो एक आकृति बनाएगा जिसको हम वृत्त कह रहे हैं। देखिए, यदि वृत्त की, इसको हम कहते हैं त्रिज्या, तो वृत्त की जो त्रिज्या है वो यदि हम r कंसीडर कर लें, यदि हमारे पास में जो वृत्त है उसकी रेडियस यदि r है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल देखिए दोस्तों,
वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, बहुत जगह यूज में आता है। वृत्त की परिधि, यहां पर परिमाप के स्थान पर परिधि यूज में लेते हैं जो कि 2 पाई आर होती है दोस्तों। तो ये हमारे पास में थी 2 डायमेंशनल कुछ ज्यामितियां और उनके परिमाप या परिधि तथा उनके क्षेत्रफल। अब हम कुछ 3D वाली ज्यामितियों की बात करेंगे, उनके क्षेत्रफल आयतन की यहाँ पर बात करेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे दोस्तों, देखिए दोस्तों ऐसा तो नहीं है कि इतनी ही 2D में ज्यामितियाँ होती है, बट जो हमारे काम की जो ज्यामितियाँ हैं उनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। यदि आप देखना चाहें तो त्रिभुज और देख सकते हैं। त्रिभुज में क्या होता है, 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति होगी, तो ये हमारे पास में त्रिभुज होता है और इसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। एक भुजा उसमें यदि 90 डिग्री की है तो उसको हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। देखिए दोस्तों, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्षेत्रफल होता है, समझ लेंगे, 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई। आधार ये होता है और इसके ठीक लंब दिशा में जो h है उसको हम ऊंचाई कहते हैं। ये आधार है दोस्तों और ये हमारे पास में इसकी ऊंचाई है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा आपके पास में। और देखिए विद्यार्थियों, ये हमारे पास में है समकोण त्रिभुज, इसमें एक कोण 90 डिग्री का रहेगा। एक होता है समबाहु त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं हैं वो बराबर होती है। समबाहु का मतलब सभी भुजाएं, बाहु भुजा बराबर हो तो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु में 2 भुजाएं बराबर होगी दोस्तों। तो ये हमारे पास में था त्रिभुज। त्रिभुज के बाद में हम कुछ 3D वाली ज्यामितियों के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम देखेंगे घन के बारे में। घन ये मैंने एक आकृति बनाई है जो कि घन है। प्रत्येक जो भुजा है वो समान है। इसमें फलकों की संख्या 6 होती है, शीर्षों की संख्या 8 होती है और जो किनारे हैं वो 12 होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर यदि हम फलक की बात करें तो फलक होते हैं 6 और फलक का प्रत्येक जो फलक है का क्षेत्रफल, यदि भुजा A है तो A² हो जाएगा। और इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का जो क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वो 6 फलक हैं तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर शीर्षों की यदि हम संख्या की बात करें तो शीर्ष होते हैं 8 और किनारे, जो किनारे हैं वो होते हैं 12 दोस्तों। और जो घन है उसका आयतन देखिए दोस्तों, घन का आयतन होता है A³, भुजा क्यूब होता है दोस्तों। उसके बाद में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे घनाभ की। घनाभ के पश्चात हम देखेंगे, पहले घनाभ देख लेते हैं दोस्तों। घनाभ के अंदर क्या होगा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भिन्न भिन्न हो सकती है, तो उस व्यवस्था को हम घनाभ कहेंगे। ये हमारे पास में एक घनाभ है, इसकी लंबाई को L से, चौड़ाई को B से और ऊंचाई को h से पुट कर देते हैं। तो यदि हम घनाभ में यहीं पर पुट कर रहा हूं घनाभ के बारे में जानकारी। घनाभ का आयतन, घनाभ का जो आयतन है वो क्या आ जाएगा आपके पास में, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई हमारे पास में घनाभ का आयतन होता है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आप देखेंगे यहाँ पर। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ये हमारे पास में घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ये घनाभ का आयतन था। इसके बाद में हम बात करेंगे गोला
देखिए दोस्तों, गोला 3D वाली ज्यामिति होती है और जो वृत्त है वो 2D वाली, बट बोर्ड पर दिखने में एक जैसे ही दिखाई पड़ेंगे। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों, देखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, और गोले का आयतन, गोले का जो आयतन है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ पर हम अर्धगोले तथा बेलन की भी अब बात करेंगे दोस्तों। अब हम यहाँ पर देखेंगे अर्धगोला, यदि गोले को उसके व्यास के रेस्पेक्ट यदि हम काट दें, एक तल से काट दें उसके केंद्र से होता हुआ, तो इस तरीके की व्यवस्था प्राप्त होगी। इसको हम अर्धगोला कहेंगे। जो अर्धगोला होता है, अर्धगोले का जो आयतन होगा वो क्या होगा, जो पूरा गोला होता है उसके आयतन का आधा हो जाएगा। अर्धगोले का आयतन, तो पूरे गोले का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई r क्यूब होता है, तो यहां पर आ जाएगा 2/3 पाई r क्यूब। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये समझने वाली बात है दोस्तों। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यदि इसको आधा काट देंगे तो आधा क्षेत्रफल तो इस वाले फलक का, जो वक्राकार फलक है, गोलाकार अर्धगोलाकार जो फलक है उसका, और इस वाले भाग का भी पाई r स्क्वायर क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 3 पाई r स्क्वायर इसका क्षेत्रफल प्राप्त होगा दोस्तों। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे बेलन की। बेलन को भी आप समझ लेंगे। यहाँ से देखिए दोस्तों, ये हमने एक बेलन का निर्माण किया है और इस बेलन की जो ऊंचाई है वो हमने स्मॉल h कंसीडर कर ली है। इस बेलन की जो रेडियस है स्मॉल r कंसीडर कर लेते हैं। सर्वप्रथम हम बात करेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन देखिए दोस्तों क्या होता है, पाई r स्क्वायर h के इक्वल बेलन का आयतन होता है। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो जो वक्र पृष्ठ है, ये बेलनाकार जो पृष्ठ है उसका यदि हम केवल उसी क्षेत्रफल की बात करें तो वो हो जाएगा 2 पाई RH। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की यदि हम यहां पर बात करें, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 पाई RH, तो ये है ही पाई r स्क्वायर इस वृत्ताकार फलक का, पाई r स्क्वायर इस वृत्ताकार फलक का, 2 पाई RH प्लस 2 पाई r स्क्वायर, तो 2 पाई r यहां से हम कॉमन ले लेते हैं, h प्लस r रह जाएगा। ये हमारे पास में आ गया है बेलन। उसके बाद में हम इसमें अंतिम पार्ट लेकर चल रहे हैं शंकु। ये हमारे पास में शंकु है जिसकी रेडियस स्मॉल r है, इसकी ऊंचाई स्मॉल h है, और जो ये वाला जो ढलान है उसकी लंबाई है l के इक्वल। तो देखिए दोस्तों, जो शंकु है, शंकु का आयतन की हम बात करें तो बेलन के आयतन का 1/3 हो जाएगा। तो 1/3 पाई r स्क्वायर h से इसको लिखते हैं। वक्र भाग का क्षेत्रफल, वक्र भाग जो शंक्वाकार भाग है उसका जो क्षेत्रफल है उसका मान होता है पाई r l। पाई जानते ही हैं, r ये, l ये वाली भुजा होती है। कुल क्षेत्रफल की यदि हम बात करें तो इसमें पाई r स्क्वायर और जुड़ जाएगा दोस्तों, पाई r l प्लस, तो l प्लस r आ जाएगा। पाई r स्क्वायर इस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल इसमें और ऐड हो जाएगा। तो इस वीडियो में आपने देखे कुछ बीजगणितीय फॉर्मूले तथा कुछ ज्यामितीय फॉर्मूले जो आपने पीछे की छोटी क्लासों में पढ़े हैं, बट अब आप लोगों को अच्छे से याद होने चाहिए।